आज हम लोग देखेंगे केमिकल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का जो एल्कोहल फिनॉल का चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसके पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखेंगे और तुमको जो कि कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल, उसके भी कुछ वो जो हैं उसके प्रिपरेशन, उसके यूजेज, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तुमको फिनॉल का जहां तक है, एल्कोहल जो तुमको है, एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन हम लोग देखे थे, तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है तुमको नंबर 1 में कह सकते हैं, तो ये तुमको है जो बेंजीन रिंग का तुम्हारा जो रिएक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका पहला रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग में जब OH रहेगा, जो फिनॉल जो है तुमको, तो ये क्या करेगा तुमको, दैट OH ग्रुप, दैट OH ग्रुप present in benzene ring, present in benzene ring activate the benzene ring for electrophilic substitution, electrophilic substitution reaction, and OH group is ortho-para-diactic group, ortho-para-diactic group। जैसा कि हम लोग देखे थे जो डायरेक्टिव ग्रुप, जैसे एसिडिटी पढ़ाए थे उसमें भी, जो पिछले लेक्चर में एसिडिटी पढ़ाया था उसमें भी देखे थे, जो कि दोबारा था, जो कि माइनस चार्ज कहाँ जाता है, फेरोक्साइड आयन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, उसमें जो है माइनस जो तुमको निगेटिव चार्ज है तुमको बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा में जाता है, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो जैसे कि इसके कुछ रिएक्शन है, जैसे पहले नाइट्रेशन देखते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन है, इसमें नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या करते हैं, जब हम लोग HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन में अगर OH है, दैट इज फिनॉल हो गई, तो ये OH के लोन पैर का नहीं, ये माइनस चार्ज ऑर्थो पार भेजता है। तो अगर हम लोग HNO3 से रिएक्शन कराते हैं कॉम का H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉम का H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो है NO2 इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है तुमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन सकता है, एक या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है तुमको, और ऑर्थो पे आ जाएगा, या तुमको आ जाएगा ये ऑर्थो पे बन सकता है, या तुमको पारा पर आ सकता है। इसका ये जो तुम्हारा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तुमको यहां पर OH आएगा, या ऑर्थो आइसोमर बनेगा, या पारा आइसोमर। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये हो गया तुमको पारा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया पारा नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पारा नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में एक चीज है यहाँ पर कि ये जो तुमको OH जो है तुमको यहाँ पर इसका जो OH जो है, मतलब कि फिनॉल का जो OH है तुम्हारा, और तुमको NO2 का जो O है, मतलब OH का H और NO2 का O, इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। तो ये क्या कहलाएगा तुमको, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, जबकि इसमें क्या है, ये इसमें यह तुमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चूंकि ये दूर है तो OH और NO2 के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। It can't capable to form intramolecular hydrogen bonding, hence it can form intermolecular hydrogen। तो para nitrophenols, P-nitrophenol can form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, ये intermolecular hydrogen bonding बनाता है। So the para isomer has higher BP than
ऑर्थो आइसोमर। तो इन दोनों को जब हम स्टीम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो जाहिर है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तुमको, इसका, ये तुमको पहले सेपरेट हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, चूंकि इसमें तुमको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया जब ऑर्थोनैट्रोफिनॉल में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसलिए ये तुमको पहले क्या होगा तुम्हारा डिस्टिलेशन में तुमको ये फर्स्ट सेपरेट, डिस्टिलेशन में ऑर्थो आइसोमर ये तुमको जल्दी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, लेस है, बीपी इज लेस देन पारा आइसोमर, पारा आइसोमर से कम होगा। और इसका मतलब कि इसका ये तो हम ये पहले तुमको क्या करेगा, ये पहले बॉइल कर देगा, ये पहले तुमको सेपरेट आउट हो जाएगा, और इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पारा बना लेगा, तो वो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर बना नहीं सकता है, इसलिए ये इंटरमोलिकुलर बना, और ये चूंकि इंट्रामोलिकुलर बना तो ये अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके, जबकि ये पारा बना सकता है, क्योंकि ये NO2 है तो दूसरा का जो OH है सेकंड मॉलिक्यूल का, उससे कंबाइन कर सकता है, और इस प्रकार से यह क्या कराएगा तुमको, यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण पारा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तुमको। जहां तक कि नाइट्रेशन में ही हम लोग देखें, अगर हम लोग नाइट्रेशन में अगर हम लोग करें, तो नाइट्रेशन अगर हम लोग कॉम HNO3 की प्रेजेंस में करें, ये एक्टिवेट रहता है बॉन्ड। अगर HNO3 का मात्रा ज्यादा रहेगा तो ये तुमको तीनों जगह पर 2, 4, 6 मतलब दोनों ऑर्थो और पारा तीनों जगह पर ये क्या हो सकता है, आ सकता है ये। तो HNO3 अगर कॉम रहे, कॉन्सेंट्रेटेड, और H2SO4 भी रहे, तो ये तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये बन जाएगा तीन जगह, जैसे यहाँ OH आ जाएगा, यहां पर भी NO2 आ सकता है, 2 नंबर पर भी NO2 आ सकता है, और ये 6 नंबर पर भी क्या आ सकता है, NO2 आ सकता है, और ये NO2 यहां भी आ जाएगा। तो ये हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये तुमको, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, ये तुमको पिक्रिक एसिड भी इसको कहते हैं, तो पिक्रिक एसिड इसको कहा जाता है, ये तुमको, तो ये होगा तुमको पिक्रिक एसिड इसको कहा जाएगा। जबकि तुमको क्या बन गया, तुमको जबकि तुमको तीनों अगर एक्टिवेट रहता तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रहेगा, तो ये तुमको तीनों जगह पर 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब जहां तक कि इसी में है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही तुमको बी नंबर में हम लोग कर सकते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में जैसे है तुमको हेलोजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे कि ये पोलर सॉल्वेंट के, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब कराते हैं, तो वो डीएक्टिवेट रहेगा, Br+ कम मिलेगा या Cl+, तो वो ऑर्थो या पारा पे जाएगा। लेकिन अगर उसमें क्या कर दिया जाएगा, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो उसमें भी संभावना रहेगी क्या होगा तुम्हारा, कि एक से अधिक जगह पर वो जुड़ सकता है, तो उसमें भी हमको तुमको तीनों आइसोमर क्या हो सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा। तो यहां मतलब कि हेलोजिनेशन देखते हैं, तो ये हेलोजिनेशन में तुम्हारा आ जाएगा बी नंबर, देखते हैं इसका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा है तुमको दैट इज हेलोजिनेशन। दूसरा में क्या आ जाएगा तुमको, हेलोजिनेशन है तुम्हारा। तो हेलोजिनेशन जो होगा तुम्हारा, हेलोजिनेशन बी नंबर में आ गया, हेलोजिनेशन। तो बेंजीन में in presence of polar solvent, non-polar solvent, in presence of non-polar solvent like carbon disulfide CCl4, Br2 gives ortho or para isomer, gives ortho or Br2 gives ortho और para isomer
विथ फिनॉल, जैसे फिनॉल का देखते हैं यहाँ पर, तो Br2 के साथ होगा तुमको, फिनॉल है यहाँ OH, इसमें अगर Br2 दे दिए, अगर तुमको CCl4 जैसा तुमको रहेगा, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा, तो Br+ को जो है तुमको टूटने में दिक्कत होगी, और इस प्रकार से ये तुमको थोड़ा कम एक्टिवेटेड रहेगा, तो ये तुमको या तो ऑर्थो बना सकता है और साथ साथ ये Br यहाँ आ सकता है, या तुमको ये पारा पर बना सकता है, या तुमको ये पारा आइसोमर का फॉर्मेशन कर सकता है, ऑर्थो या पारा आइसोमर, ऑर्थो प्लस पारा आइसोमर का ये बना सकता है, दोनों का मिक्सचर बना सकता है। लेकिन जब ये ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में रहेगा तो ये तुमको तीनों में आ जाएगा एक साथ, इसीलिए रिएक्शन नहीं मैं लिख देता हूं, ब्रोमीन वाटर जब रहेगा, ये Br2 प्लस Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर में ये एक्टिवेट रहेगा बेंजीन रिंग में, तो ये तुमको तीनों जगह पर क्या जाएगा, 2 4 6, यहां पर जैसे OH है, यहां भी Br आ जाएगा 2 नंबर पे, 6 नंबर पे भी Br आ जाएगा दोनों ऑर्थो पे, और साथ साथ पारा पर भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल ये बन जाएगा तुम्हारा, ये 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका कंपाउंड का नाम होगा। ये तुमको इसके एक एग्जांपल दिए हुए हैं तुमको 11.5, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल एक एनसीईआरटी में है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही जुड़ा हुआ है, और उसमें जो है तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पहले दिया हुआ है तुमको मोनो नाइट्रेशन करना है, फिर एक डाई नाइट्रेशन के प्रोडक्ट लिखने हैं, तो फिनॉल के साथ, जबकि हम लोग फिनॉल में तुमको 3 नंबर पे तुमको मेथिल प्रेजेंट है CH3 को, तो 3 नंबर पे मेथिल है, तो दोनों मेथिल भी क्या होता है तुमको, यह भी ऑर्थोपाराडाइटिक ग्रुप होता है, और ऑर्थोपाराडाइटिक ग्रुप OH भी होता है, तो दोनों के ऑर्थोपारा पोजीशन पर क्या हो सकता है, ग्रुप ऐड हो सकता है, जैसा कि अभी एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन तुम देख सकते हो बुक से, जो कि इसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद तुम्हारा, जहां तक मुझे नंबर याद है 11.5 होना चाहिए, 11.5। तो यह है तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.5। इसमें पहला नंबर है कि अगर फिनॉल के 3 नंबर पे मेथिल है, OH, और 3 नंबर, ये 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हो गया, तुमको बेटा कोई चीज इसको कर सकते हैं, ये तुमको दिया हुआ। इसमें HNO3 डालना है, और पहले मोनो नाइट्रेशन करना है, मोनो नाइट्रेशन एक नाइट्रोजन ग्रुप लिखना है, तो कहां पर प्रीफरेंस होगा, तो इसमें जो तुम्हारा होगा OH के हम क्या जा सकते हैं, ऑर्थो या पारा पोजीशन पे, एक है तो OH के का अगर ये पारा पोजीशन ऑर्थो का है, OH का है, तो ये CH3 का क्या है, ऑर्थो पोजीशन में है, इस पोजीशन पे आ सकता है ये, तो जो कि तुम्हारा एक प्रोडक्ट जो बन सकता है वो क्या होगा तुम्हारा, ये OH हो गया और ये CH3, तो इसका ये पारा पोजीशन और इसका ये ऑर्थो, मोनो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट में एक ये पॉसिबल प्लेस हो सकता है। दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट प्लेस हो सकता है तुम्हारा, दूसरा पॉसिबल जहां पर हो सकता है ये तुमको जो है CH3 का, यहाँ CH3 है तुमको, इसका ये पारा और इसका ये ऑर्थो NO2, ये 2 प्लेस हो सकते हैं। जहां तक कि इस प्लेस की बात है, ये यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये इसमें आने की संभावना कम रहेगी। यहाँ पर जो ये दोनों का, इसका जो ऑर्थो दोनों का जो होगा, ये बीच में तुमको बड़ा ग्रुप के कारण यहाँ पर जो NO2 को रिएक्शन करना मुश्किल होगा, तो ये 2 प्रोडक्ट मोनो नाइट्रेशन में यही 2 प्रोडक्ट की संभावनाएं ज्यादा होगी।
एक तुमको इसके पारा पर लीजिए और इसके ऑर्थो पर, और फिर दोनों के जो ऑर्थो पोजीशन पे है उसमें तुमको क्या रहेगा, वो स्टेरिक मतलब कि वहां पर ओवरलुक रहेगा जगह, क्योंकि वहां पर जो है तुमको जब NO2 अटैक करने आएगा तो वो OH से टकरा सकता है, CH3 से टकरा सकता है दोनों तरफ से, तो उसके जो रिएक्शन उस जो कि तुम्हारे दोनों के बीच में जो प्लेस है वहां पर रिएक्शन करने की संभावनाएं क्या रहती है, कुछ काफी कम हो जाती है, तो उसकी संभावना कम होगी। दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि डाइनाइट्रेशन अगर करना हो, मतलब दो मॉलिक्यूल NO2 का अगर जोड़ना हो तो क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे ये OH हो गया और यहां पर CH3 है इसी में, तो इसमें डाइनाइट्रेशन का रिएक्शन लिखना है, दो एक बार में भी आपको दो देना है, आपको दो कहां कहां दीजिएगा, तो जाहिर यही दोनों प्लेस इसमें फेवर होगा, ये दोनों कोई प्लेस ही एक बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार साथ हुई अगर एक्टिवेट है ही जल्दी भी काफी, तो दोनों भी जुड़ने की संभावना, डाइनाइट्रेशन में तुमको OH यहाँ CH3, तो इसका तुमको क्या होगा, ये तुमको इसका ऑर्थो और इसका पारा, और इसके बाद इसका अगर ट्राई नाइट्रोजन करना हो तो यहां भी देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बावजूद यहां पर भी जा सकता है, लेकिन दो डाइनाइट्रेशन यही दोनों दो डाइनाइट्रेशन करना हो तो यहां पर है डाइनाइट्रो, यहां पर तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा होगा C नंबर आते हैं। अब अगर यहां पर एक दिया हुआ है बेंजीन में तुमको जुटा हुआ है एक ग्रुप दैट इज OCOCH3, OCOCH3 और इसमें HNO3 डालना है, HNO3 डालना है H2SO4, तो क्या होगा, तो ये देखो ये बड़ा ग्रुप जुटा हुआ है, तो यहां पर भी देखो ओजोन O के पास तुमको जो है O जो है इसके पास लोन पेयर होगा यहां पर अभी भी, लेकिन ये लोन पेयर तुमको क्या है इसके साथ कंजुगेशन में भी जुड़ा हुआ CO के साथ भी होगा, इधर भी आएगा, तो अभी भी इसमें ये संभावना है कि ये ऑर्थो और पाराडाइटिक ग्रुप होगा, बिकॉज ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, लेकिन फिनॉल की तुलना में ये कम एक्टिवेटेड होगा, एक कारण तो यहां पर है कि ये जो लोन पेयर इधर से भी ये जुटा हुआ होगा, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुमको, लेकिन ये बड़ा ग्रुप है तो जाहिर है कि ये दोनों ऑर्थो ग्रुप पोजिशन के बजाय ये पारा पोजिशन को ज्यादा प्रीफर करेगा, तो इसका जो तुमको जो प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये कहने का अर्थ हुआ इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए तुमको, ये इसके पारा पोजिशन पर जाएगा और फिनॉल की तुलना में ये कम एक्टिवेटेड होगा, तो ये तुम्हारा फिनॉल की तुलना में ये कम एक्टिवेट होगा, मतलब OCOCH3 इधर रहेगा, ये NO2 इसके 4 नंबर पे चला जाएगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पर यही होगा तुमको, तो ये तुम्हारा जो है 11.5 के जो तीनों एग्जांपल थे ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया इसके। अब हम लोग देखते हैं इसके जो कुछ रिएक्शंस हैं फिनॉल के, दैट इज जैसे कॉल्वे रिएक्शन है, तो कॉल्वे रिएक्शन में क्या होता है तुमको, कॉल्वे रिएक्शन में हम लोग जब कि एल्कली के प्रेजेंस में फिनॉल में जब हम लोग जोड़ते हैं CO2 को, तो वह जुट करके वहां पर क्या बना देगा, वो ऑर्थो मतलब कि हो गया तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी रहेगा और बेंजोइक एसिड बन जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमको जो है वहां पर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CO2 ग्रुप वहां पर जुट जाता है, CO2 बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जो कि तुम्हारा जो फेनोक्साइड आयन जबकि NaOH के प्रेजेंस में वो जो कि H हटा करके जब O माइनस आ जाता है तो वह बेंजीन रिंग को काफी एक्टिवेट कर देता है, जो जिसके कारण बेंजीन रिंग जब काफी एक्टिवेट हो जाता है वहां CO2 जैसे और CH3 जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करके रिएक्शन कर पाते हैं, जैसे कॉल्वे CO2 से करेगा, और इसी के बाद एक और एग्जांपल देंगे रिमल्ट टीमेन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म जब रिएक्शन कराएंगे तो उसमें भी तुमको जब कि बेस के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वह भी एक्टिवेटेड रहेगा, तो वहां भी रिएक्शन क्या होगा तुमको CH3 भी उसमें कंबाइन करके रिएक्शन करके सेल्सियम डिहाइड बना देगा, तो उसकी रिएक्शंस को हम लोग लिखते हैं, तो पहले अभी लिखते हैं कॉल्वे रिएक्शन, तो कॉल्वे रिएक्शन में क्या होगा, कॉल्वे रिएक्शन में हम लोग ये 2 नंबर रिएक्शन होगा तुम्हारा, हम लोग पहला नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 एग्जांपल दिए, लेकिन ये तुमको कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, तो कॉल्वे रिएक्शन क्या होगा तुमको, यह जो है तुमको कॉल्वे रिएक्शन में क्या करेगा कि फिनॉल विथ CO2
in presence of alkali produces 2-hydroxy benzoic acid, इसको हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं हम लोग। जैसे कि तुम्हारा इसका रिएक्शन का पूरा प्रोसीजर देखें तो स्टेप बाय स्टेप ही रिएक्शन में लिख देता हूं। ये फिनॉल हो गया, ये फिनॉल में NaOH जोड़ देगा, NaOH जोड़ देगा क्या होगा, ये बेंजीन में O माइनस और ये क्या होता है Na प्लस, O माइनस और Na प्लस हो गया, O माइनस Na प्लस, ये फिनोक्साइड हो गया और ये एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे आप CO2 जोड़ेंगे तो CO2 जैसा वीक इलेक्ट्रोफाइल भी जोड़ेंगे तो ये CO2 यहां से क्या कर देगा, ये तुमको यहां से ONa इस प्लस, इसके प्रेजेंस में यहां पर से जुड़ के ये COO CO2 जुट गया और यहां से हाइड्रोजन था वो H हो गया, एसिड जुट आ गया। और इसमें अब H प्लस डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये फिनॉल में आ गया तुमको, ये फिनॉल में COOH आ गया। तो ये तुमको ये ज्यादा सीनियर ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या नाम हो जाएगा हमारा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये नाम हो गया तुमको 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक सैलिसाइलिक एसिड, ये तुमको बन जाएगा। और एक पार्ट में अगर एक साथ रिएक्शन को लिखना चाहें एक बार में भी हम लोग इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल बेंजीन में OH हो गया, दैट इज फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH और किसके प्रेजेंस में, इसके NaOH के प्रेजेंस में एल्कली। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा और ये COOH, ये तुमको हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सैलिसाइलिक एसिड, ये तुमको बन जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको कॉल्बे रिएक्शन कहलाता है, कॉल्बे रिएक्शन। अब हम लोग कॉल्बे रिएक्शन के बाद हम लोग देख सकते हैं जैसे कि इसी तरह का एक तुमको जो वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि CH-Cl3 रहेगा उसमें भी अटैच होकर क्या बना देगा, ये उसमें भी तुमको ये रिएक्शन करके रिमल्टीमेन रिएक्शन इसको हम लोग कहेंगे, 3 नंबर में उसको लिखते हैं हम लोग। तो रिमल्टीमेन रिएक्शन, तो रिमल्टीमेन रिएक्शन जो तुमको है, तो रिमल्टीमेन रिएक्शन में क्या होगा तुमको, जब तुमको फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म जोड़ देंगे एल्कली के प्रेजेंस में तो वह क्या बना देता है, बेंसैलिसल्डिहाइड बना देगा। और ऐसे एक रिमल्टीमेन रिएक्शन का एक दूसरा फॉर्म होता है जब CCl4 जोड़ देते हैं तो COOH भी बन सकता है उसमें, सैलिसाइलिक एसिड। तो तीसरा नंबर में लिखते हैं हम लोग रिमल्टीमेन रिएक्शन। रिमल्टीमेन रिएक्शन, इसको अगर रिएक्शन को पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म के साथ लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार में लिख के दिखा देंगे रिएक्शन को। तो बेंजीन में जैसे कि यहाँ OH है और इसमें जो है तुमको CH-Cl3 प्लस अगर तुमको CH-Cl3 प्लस क्या होगा तुमको NaOH है तो वह तुमको बना देता है CCl2 जुट जाता है यहाँ पर। तो CH-Cl3 जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये CCl2 यहाँ से जुट जाएगा,
यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको CCl2, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो CHCl3 और प्लस क्या होगा तुमको NaOH या OH माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा तुमको, या NaOH कर दें, NaOH कर दें तो इससे क्या बन जाता है तुमको, यहां पर जो है तुमको CCl2 बन जाएगा, CCl2 और तुमको प्लस क्या होगा तुमको NaCl एक निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा तुमको, CCl2 पे यहाँ पर आ जाएगा तुमको, और ये CCl2 कहाँ जाके जुट जाएगा, ये तुमको यहाँ पर से जाके ये CCl2 जुट जाएगा तो ये बना देगा CHCl2, यहाँ पर जुट जाएगा। तो यहाँ पर ये जाहिर है कि ये एक्टिवेट रहेगा NaOH के प्रेजेंस में। ये तुमको पहले NaOH का डाल दीजिए इसको, पहले NaOH डाल देते हैं यहाँ पर तो O माइनस और Na प्लस बन जाएगा आपका। तो OH में पहले क्या डाल दिया जाए, ये इलेक्ट्रोफाइल तुमको CCl2 बना, ये कंबाइन करेगा इसके साथ तो पहले इसमें क्या बन जाएगा, फिनॉल में पहले अगर NaOH डाल दिए NaOH तो ये O माइनस और Na प्लस बन जाएगा ये, और CCl2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये तुमको बन जाएगा यार O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा तुमको CHCl2, यहाँ पर आ जाएगा CHCl2, और यहाँ पर अब NaOH का तुमको दूसरा मतलब जो OH माइनस NaOH से आएगा, यह तुमको दोनों को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर CH, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ये H2O बाहर निकल जाएगा, इसमें माइनस H2O हो गया। ये H2O जब बाहर निकल जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा तुमको, H2O बाहर निकलेगा तो इसमें जो तुमको प्रोडक्ट आ जाएगा तुमको H2O बाहर में, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और H प्लस जगह डाल देंगे, H2O बाहर निकाल दो और H2O बाहर निकाल दो, चलो तो H2O बाहर निकाल देंगे क्या आ जाएगा ये O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा CHO एल्डिहाइड हो गया। अब इसमें H प्लस डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये क्या नाम हो गया इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, या सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बन गया। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर एक स्टेप में इसको लिखना चाहें हम लोग, एक स्टेप में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर होगा हमारा एक स्टेप में अगर लिखेंगे सारे प्रोडक्ट को, जैसे फिनॉल हो गया, फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस NaOH, तो इसमें क्या बन गया OH, और यहां पर बन गया CHO सैलिसल्डिहाइड, प्लस क्या हो गया NaCl बन जाएगा प्लस वाटर। ये तुम्हारा ये प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा क्या सैलिसल्डिहाइड। और इवन रिएक्शन का ही एक दूसरा फॉर्म होता है जिसमें कि CCl4 अगर डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पर फिनॉल है, इसी में अगर CCl4 डाल दें NaOH के प्रेजेंस में तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें तुमको CCl3 जो कि यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा CCl3, और यहाँ पर जब CCl3 3 और OH आएगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा H2O निकलने के बाद, तो ये तुम्हारा अगर प्लस क्या होगा NaCl होगा प्लस वाटर यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो है तुमको ये भी रिवर्स रिएक्शन का दो फॉर्म है इसका, तुमको जैसे इसमें जो है CCl2 जो है यहाँ CCl3 जोड़ देना तो तुम्हारा क्या आ जाएगा CCl3, तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया रिवर्टिमेंट रिएक्शन। अब रिवर्टिमेंट रिएक्शन के बाद है तुमको, रिवर्टिमेंट रिएक्शन के बाद का जो तुम्हारा अगला रिएक्शन है, ये 3 नंबर हुआ तुम्हारा, तीसरा नंबर था फिनॉल का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है कि जेडेन टेक्स्ट के प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्शन कराएंगे फिनॉल को तो उसे बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है, बेंजीन बन जाएगा।
जेडेन डस्ट के प्रेजेंस में जो मेटल है वो रिड्यूस करके उसको क्या बना सकता है, फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। जेडेन डस्ट जो है बेंजीन फिनॉल को रिड्यूस करके बेंजीन बना देगा। जेडेन डस्ट जो है, और इसका ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो क्विनोन बन जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो कि ऑक्सीडेशन अगर किया जाए फिनॉल का तो वह बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा उससे। तो एक जैसे रिएक्शन तुमको 4 नंबर, ये तुमको जेडेन डस्ट से डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे रहे हैं। फिनॉल जो है जेडेन डस्ट के साथ, जेडेन डस्ट के साथ क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बनाएगा। ये तुमको क्या बन जाएगा, ये बेंजीन। ये फिनॉल जो है तुमको, ये जेडेन डस्ट के साथ ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तुमको ये इसके बाद है 5वां, द ऑक्सीडेशन ऑफ phenol with Na2Cr2O7 plus H2SO4 gives benzoquinone बनाएगा। इसका ऑक्सीडेशन तो काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका रिग्रेस अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये तुमको बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। Na2Cr2O7 प्लस, तो इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेंजोक्विनोन में यहाँ पर तुमको ये दोनों में यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और बेंजीन का जो तुमको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें तुमको यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड बचेगा और 1 डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा तुमको, इसलिए ज्यादा रेसिस्टिव होता है, नहीं करना चाहता। बेंजोक्विनोन इसको बेंजोक्विनोन बन जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन जो फिनॉल के सारे रिएक्शंस हो, फिनॉल के जितने रिएक्शन हम लोग एनसीईआरटी बुक में दिए थे उसकी चर्चा हो गई। अब हमको 2 इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में हम लोग को अलग से उसका जो है तुमको कुछ डिटेल्स बताया गया। जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, मेथिल अल्कोहल जिसको कह सकते हैं, या इथेनॉल, और इथेनॉल जैसे एथिल अल्कोहल। इन दोनों के हम लोग कुछ रिएक्शंस, उसके बनाने के प्रॉपर्टी, उसके यूजेस, उसके जो मेल्टिंग है उसका कितना है, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मिथेनॉल के बारे में। तो मिथेनॉल को हम लोग वुड स्प्रीट भी करते हैं। इसको वुड के डिस्टिलेशन के द्वारा क्या कर सकता है, हम लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इसको हम लोग बना सकते हैं, इसलिए इसको वुड स्प्रीट भी इसका नाम होता है। तो मिथेनॉल का नाम एक हो गया तुमको मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। तो ये तुमको इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रीट। वुड से इसको बनाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम हो गया वुड स्प्रीट, जिसको कहते हैं वुड स्प्रीट। और इसमें डायरेक्ट वुड्स के डिस्टिलेशन से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, वुड स्प्रीट कहलाता है। और जहां तक इसको बनाने का तुमको, जहां तक इंडस्ट्री में इसको बनाने का दूसरा तरीका है, तो जैसे CO+2H2 है, जो कि तुमको सीन गैस इसको जैसे बहुत से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें ZnO के प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह रखें, तो ये तुम्हारा जो है ये तुमको फिनॉल में CH3OH मिथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तुम्हारा इसके द्वारा भी मिथेनॉल का इसका इंडस्ट्री इसको प्रिपरेशन किया जाता है। जैसे मीथेन के कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी ZnO के साथ करने पर वह तुमको क्या बनाता है, मीथेन का भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें O2 में के प्रेजेंस में, ZnO के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो भी ये CH3OH मिथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसके प्रिपरेशन का तरीका। और ये तुमको यहां ये जहां तक है, इट इज
कलरलेस बट पॉइजनस, ध्यान रहे, पॉइजनस लिक्विड, ये पॉइजनस लिक्विड होता है विद बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 में ऐड कर देंगे इसको, 273 में, तो ये 64 प्लस 270 दैट इज 337 कैलोरी इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइजनस होता है, इसके तुमको इसको अगर यूज कर, इसको अगर ड्रिंक किया जाएगा तो इससे तुमको डेथ हो सकता है। इस पॉइजनस कॉजेज डेथ और ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, और तुमको जो कि ये तुमको डेथ भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी इसका कॉज होता है, ये काफी सीवियरली डैमेज करता है। तो ये जाहिर है कभी भी ड्रिंकिंग के लिए यूज में नहीं किया जाना चाहिए। और तुमको दूसरा है इसका यूजेज, जहां तक है यूजेज है तुमको सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निश कॉमन प्रोडक्शन ऑफ formaldehyde that is SCHO and other organic compounds। ये तुम्हारा हो गया मिथेनॉल का। अब है तुमको इथेनॉल में तुम्हारा होगा, इथेनॉल तुमको इथेनॉल जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है अल्कोहल, उसे हम लोग इथेनॉल ही है। मिथेनॉल तो तुमको क्या होता है, ये तुमको पॉइजनस है। अगर ये तुमको किसी भी कारण से प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये तुमको जिसके कारण भी तुमको डेथ हो जाता है लीकर से। जो तुम्हारा दूसरा है तुमको इथेनॉल, तो इथेनॉल को हम लोग ज्यादातर फर्मेंटेशन से बनाते हैं। इथेनॉल को हम लोग फर्मेंटेशन से बनाएंगे। इथेनॉल दैट इज C2H5OH, ये इथेनॉल है तुमको। इसको हम लोग फर्मेंटेशन से बना सकते हैं। ये तुमको फर्मेंटेशन से बनाएंगे, इसका जैसे फर्मेंटेशन से इसको बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है C12H22O11 प्लस अगर वाटर दे दें, ये एंजाइम होता है एक इन्वर्टेज एंजाइम की, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ जाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6, ये ग्लूकोज हो गया और ये प्लस फ्रक्टोज हो गई। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ये टूट जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट कोई भी जैसे कि अंगूर वगैरह, ग्रेप्स वगैरह से भी ले सकते हैं, या कहीं से भी किसी भी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा ये, तो कार्बोहाइड्रेट से ये तुमको आ जाएगा। अब जो है तुमको C6H12O6 जो है, ये तुमको एक दूसरा एंजाइम दैट इज जाइनेट एंजाइम से ये बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH और तुमको 2CO2 बन जाएगा। ये इथेनॉल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ये इथेनॉल बन जाएगा। और ये तुमको जो है इसमें अगर इसको एनएरोबिक कंडीशन में करना है, इसको एनएरोबिक, अगर एयर रहा तो ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये तुमको टेस्ट इसका, ये जो ड्रिंक है इसका टेस्ट खराब हो सकता है। इसलिए ये जो है एनएरोबिक में करना है। एनएरोबिक मतलब वाटर के एयर के एब्सेंस में रिएक्शन कराएंगे। ये तुम्हारा फर्मेंटेशन से ये बन जाएगा। या दूसरा हो सकता है तुमको एक बनाने का जो तरीका अभी भी है, दूसरा अभी भी इससे भी बना सकते हैं। तो हाइड्रेशन कर दीजिए, एथीन का अगर हाइड्रेशन कर दें H2SO4 के प्रेजेंस में, तो तुमको हो जाएगा ये तुमको 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस का मतलब 443 कैलोरी पर, तो ये तुमको इथेनॉल बन जाएगा। ये तो ये भी इसका सोर्स है काफी अधिक मात्रा में। हाइड्रेशन ऑफ इथेन से भी इसको प्रोटेक्शन किया जा सकता है। इट इज कलरलेस लिक्विड with boiling point
78 डिग्री सेल्सियस और 351 कैलोरी, ये तुम्हारा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। 78 डिग्री सेल्सियस और 351 कैलोरी पर ये तुम्हारा होगा। ये पॉइजनस नहीं होता, लेकिन ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे कि तुमको क्या हो जाएगा, आदमी जो है तुमको उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे वो बेहोश भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इट इफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। कॉजेज क्या होगा, तुमको उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी और वह तुमको बेहोश हो सकता है। ये पॉइजनस नहीं होता है और इसीलिए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तुमको इसका यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग पर्पस से अनफिट करने के लिए इसका जैसे यूजेज है, जहां तक टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग CaSO4 प्लस pyridine C5H5n इज मिक्स्ड, जिससे कि तुमको इसका बैड स्मेल आ जाएगा और तुमको ये अनफिट हो जाएगा इसके साथ पीने के लिए, जो ड्रिंकिंग पर के लिए यूज नहीं कर पाएगा। इसका इंडस्ट्रियल यूज में आएगा। इसका यूजेज जहां तक देखें, सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निश के पेंट और वार्निश में तुमको प्रोडक्शन ऑफ CH3CHO एसिटाल्डिहाइड एंड अदर केमिकल्स और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज आता है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये तुम्हारे हो गए। इसमें तुमको आज के लेक्चर में हम लोग जो है अल्कोहल को समाप्त कर लिए और इससे जो जुड़े हुए तुमको जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर को पढ़ेंगे। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस कोई भी तुमको जो रिएक्शन से जुड़े हुए हों, जो क्वेश्चन में तुम एनसीईआरटी बुक में बनाओगे या तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हो, किसी और भी बुक में, मैथ में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी भी टॉपिक में तुमको कुछ पूछना हो, राइट स्टूडेंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहां उस पर तुम कॉल कर सकते हो, पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल के टेस्ट के लिए तुमको वहां पर जाकर के तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बोर्ड के लिए भी वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट ऐप है जहां पर तुम अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो और जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो कभी भी हमसे संपर्क करके हमारा जो है क्या कहते हैं तुम मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।